स्टार्ट कर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हमारे नीति निर्देशक तत्व की, जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और कहाँ से, किस अनुच्छेद से दिए गए हैं, कहाँ से हमने इसे लिए हैं। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कौन कौन से हमारे जो हैं नीति निर्देशक तत्व हैं और इनके संबंध में विचारकों ने क्या क्या अपने विचार दिए, क्या क्या राय दी हैं या क्या क्या इनके लिए शब्द यूज किए हैं, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं हमारे संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है और भाग 4 जो है किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व जैसे नाम याद आते हैं आपको याद आ जाना चाहिए भाग 4। अब भाग 4 तो है, लेकिन उस भाग 4 का अनुच्छेद कौन से हैं, तो अनुच्छेद भी आपको ध्यान रखने हैं कि भाग 4 में जो है वो अनुच्छेद हैं 36 से लेकर 51 तक, यानी आर्टिकल 36 में हमारा नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, 37, 38, 39 यानी कि 51 तक जो है हमारे नीति निर्देशक तत्वों का विवेचन किया गया है। अब बात आती है कि हमने कौन से संविधान से ग्रहण किए हैं, तो हमने जो है नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे, आयरलैंड ने लिए थे स्पेन से, यानी हम डायरेक्ट स्पेन से तो हमने तो नहीं लिए, हमने लिए थे किससे, आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड पर किसका प्रभाव था, यानी आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे, आयरलैंड ने स्पेन से लिए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व भारत पर, नीति निर्देशक तत्वों का भारत पर किस देश का प्रभाव है, तो आपको प्रभाव देखना होगा, तो आपको आयरलैंड देना होगा। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीछे काफ़ी एग्जामों में पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि आर्टिकल कम पूछे जाते हैं इसमें। नीति निर्देशक तत्वों में विचारकों के विचार ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसने क्या कहा, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा। तो इसके आधार पर यानी ये विचारक हैं हमारे, और इन विचारकों के जो हैं नीति निर्देशक तत्व के संबंध में विचार हैं कि वो क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम जेनिंग्स। जेनिंग्स का बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है जेनिंग्स, इसमें बार बार यही पूछते हैं, बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुके हैं। यानी जेनिंग्स ने 3 वर्ड दिए हैं, 3 शब्द दिए हैं नीति निर्देशक तत्व के लिए। पहला है पुण्य आत्मा, ठीक है, यानी नीति निर्देशक तत्व क्या होती है, पुण्य आत्माएं होती हैं। दूसरा क्या कहता है कि नैतिक आकांक्षाएं हैं, कि हमारी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और वो इच्छा कैसी है, नैतिक इच्छाएं। और तीसरा इसने बताया कि फेबियन समाजवाद, कि फेबियन समाजवाद जैसा जो है हमें नीति निर्देशक तत्व में दिखाई देता है। यानी जेनिंग ने 3 चीज़ें दी हैं, आप फिर रिपीट कर लें, पुण्यात्मक, नैतिक आकांक्षा और तीसरा है फेबियन समाजवाद। तो यानी पुण्य आत्मा, नैतिक आकांक्षा और फेबियन समाजवाद में से कोई भी वर्ड आए तीनों में से तो आपको जेनिंग सही लगाना। उसके बाद दूसरा आता है कि ऑस्टिन, इस ऑस्टिन ने क्या कहा है इसके बारे में कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। इसने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति, यानी सामाजिक क्रांति की बात कौन करता है, सामाजिक क्रांति की बात ऑस्टिन करता है। उसके बाद जो आता है वो आता है केसी व्हीयर, जो हमारे भारतीय शासन और राजनीति में बहुत प्रभावशाली विचारक हैं, बहुत प्रभावशाली थिंकर माने जाते हैं, राइटर माने जाते हैं। और उन्होंने क्या, यदि हम पूरी शासन और राजनीति की बात करें तो उन्होंने जो है हमारा जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था में कहा है कि हमारी एकात्मक संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, अर्ध संघात्मक, कि हम संघात्मक तो हैं ही लेकिन उसके साथ साथ आधे एकात्मकता की ओर भी हमारा झुकाव है। इसलिए उन्होंने जो है हमारी जो संघात्मक शासन व्यवस्था जब हम पढ़ते हैं तो उसकी भी उन्होंने क्रिटिसाइज की है कि संघात्मक नहीं है, इसको हम अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो कई बार ये वर्ड भी आ जाता है, आपको ध्यान रखना है कि अर्ध संघात्मक शब्द किसका है, तो केसी व्हीयर का। ये अर्ध संघात्मक शब्द भी जो है केसी व्हीयर का है। और केसी व्हीयर ने क्या क्या दिया है, केसी व्हीयर ने कहा है कि संसद और न्यायालय के मध्य जो संघर्ष होता है, जो संघर्ष बढ़ता जाता है, उसका कारण नीति निर्देशक तत्व है। यानी नीति निर्देशक तत्व के लिए क्या कहा है उसने, संसद और न्यायपालिका में संघर्ष। तो संसद और न्यायपालिका में संघर्ष जो है वो कौन बात करता है, केसी व्हीयर। ध्यान रखना आपको, एक अर्ध संघात्मक आ जाए तो भी आपको केसी व्हीयर ही लगाना है, कहीं भी आ जाए। उसके बाद आता है अम्बेडकर। मैंने तो बोला था अम्बेडकर और पणिकर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यानी अम्बेडकर क्या कहता है, दोनों हैं तो आर्थिक संबंधित, लेकिन अम्बेडकर आर्थिक लोकतंत्र,
अम्बेडकर किस पे बल देता है? अम्बेडकर बल देता है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है कि हमारा लोकतंत्र कैसा हो, आर्थिक रूप से सुदृढ़। जबकि पणिकर क्या कहता है? पणिकर कहता है कि हमारा जो है आर्थिक जो है वो लोकतांत्रिक नहीं हो, हमारा आर्थिक जो है वो समाजवाद हो। ठीक, यानी आर्थिक लोकतंत्र जो है वो अम्बेडकर और आर्थिक समाजवाद किसका है? पणिकर का। अंतर दोनों में समझ में आ गया? एक लोकतंत्र मानता है, एक समाजवाद मानता है। उसके बाद जो है वो नेहरू आते हैं हमारे, और नेहरू क्या कहते हैं कि जो हमारा नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में, ये हमारे संविधान का समाजवादी ढांचा है कि समाजवाद में जैसे राज्य के कुछ कर्तव्य होते हैं कि उसको हमारे कल्याण के लिए कार्य करने चाहिए, तो वो जो ढांचा है वो इसमें हमें समाजवाद का जो रूप है वो हमें नीति निर्देशक तत्वों में क्या होता है? दिखाई देता है। तो नीति निर्देशक तत्व के विषय में यानी अलग अलग विचारकों ने आपको ये बिल्कुल रटने हैं एक एक चीज़, और रट के आपको ये ध्यान रखना है कि जो बोले उसी को आपको क्लियर करना है। यानी जेनिंग्स एक रिपीट कर देते, जेनिंग्स जो हैं पुण्यात्मा, नैतिकता, ओफेवियन समाजवाद, ऑस्टिन है सामाजिक क्रांति, यानी क्रांति की बात कौन करता है? ऑस्टिन करता है। केसी व्हीलर क्या कहते हैं? संसद और न्यायपालिका में संघर्ष और अर्धसंघात्मक शब्द कहीं मिले तो वो। उसके अलावा जो है अम्बेडकर जो है वो आर्थिक लोकतंत्र, पणिकर जो हैं वो क्या करते हैं? आर्थिक समाजवाद, और नेहरू क्या करता है? समाजवादी ढांचा। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है हमारे किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब जो है अगला जो हम तो आगे अब बात करते हैं हम आर्टिकल की। ये आर्टिकल 36 में जो है हमारा नीति निर्देशक तत्व दिया गया है। 36, 37 आगे कंटिन्यू आएंगे हमारे। तो 36 जो है, 36 और आर्टिकल 12 की यदि हम तुलना करें तो दोनों सेम ही हैं। दोनों ने हैं 36 में और 12 में, दोनों में राज्य की परिभाषा दी गई है। 12 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, और 12 किससे? मूल अधिकार से संबंधित है, और 36 किससे? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अब 36 और 12 दोनों में ही राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य में हम किसको शामिल करेंगे? राज्य मतलब भारत। किसको शामिल करेंगे उसमें? हम उसमें शामिल करेंगे केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को, और हमारी जो स्थानीय सरकारें हैं जिनको हम स्थानीय प्राधिकरण बोलते हैं, उन सबको हम शामिल करेंगे। यानी आर्टिकल 36 देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि राज्य की परिभाषा, और राज्य में केंद्र, राज्य, और साथ में क्या है? और साथ में क्या है? राज्य सरकारें। अब केंद्र सरकार और साथ में उसका मंत्रिमंडल आ जाएगा। इसमें केंद्र सरकार आगे तो मंत्रिमंडल भी आएगा, राज्य सरकार आगे तो उसका मंत्रिमंडल भी आएगा, और इसमें क्या आ जाएगी फिर? स्थानीय सरकार या स्थानीय प्राधिकरण। उसके बाद जो है हमारा 37 आ जाता है। 37 में क्या है? 37 में दिया गया है कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उन नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? उनका क्या नहीं? न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। यानी न्यायालय जो है उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है, लेकिन मैं बताऊंगी कि कैसे कर सकती है, क्या क्या संशोधन होगा वो हम बाद में पढ़ेंगे। एक बार हम नॉर्मल पढ़ लेते हैं। यानी न्यायिक पुनरावलोकन जो है नीति निर्देशक तत्व का नहीं हो सकता है। फिर अगला जो हमारा 38 क्या कहता है? 38 में जो है, अनुच्छेद 38 में जो वो दिया गया लोक कल्याणकारी राज्य। यानी लोक कल्याणकारी राज्य कैसा होता है? एक समाजवादी राज्य। इस लोक कल्याणकारी राज्य को विषय में यदि हम बोले तो ये समाजवादी राज्य भी होगा। और समाजवादी राज्य कैसा होता है? जहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पूरा जो है वो समाज को, यानी कल्याण को ध्यान में रख के कार्य किए जाते हैं। तो यानी समाजवादी राज्य जो है उसी का जो है, समाजवादी जो व्यवस्था है उसी का ये आधार है लोक कल्याणकारी राज्य। क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य किस व्यवस्था में आता है? समाजवादी व्यवस्था में। तो चाहे लोक कल्याणकारी राज्य बोल लीजिए, चाहे समाजवादी, यानी लोक कल्याणकारी शब्द आ जाए या समाजवादी आ जाए, तो आपको जो है अनुच्छेद तुरंत पहचानना है कि अनुच्छेद कौन सा आएगा? अनुच्छेद 38। यानी अनुच्छेद 38 जो है वो हमारे समाजवादी या लोक कल्याणकारी राज्य में आएगा। उसके बाद अगला जो हमारा है, कर दे बेटा मन, आर्टिकल 39 39 में क्या दिया गया है? 39 थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि इसमें जो है स्त्री पुरुषों की समानता, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान, साथ में जो हमारे संपत्ति का केंद्रीकरण निजी क्षेत्र में होता है या एक व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, उसका केंद्रीकरण रोकना, यानी उसको भी केंद्रीकृत किया जाए। ये 2-4 चीज़ें हैं जो इसमें ऐड की गई हैं। तो क्या क्या है? यानी पहला तो है कि स्त्री पुरुषों को क्या है? समान जीविका उपलब्ध हो।
कि जो भी स्त्री पुरुष कार्य के लिए जाएं तो उनको जो अवसर, नौकरी के जो अवसर, जिसको हम नौकरी बोलते हैं, आजीविका जिसको बोलते हैं, वो आजीविका या नौकरी सबको समान उपलब्ध हो। दूसरा क्या है कि जो हमारे भौतिक साधन हैं उनका स्वामित्व और नियंत्रण क्या है, सामूहिक हित में किया जाए, ऐसे नहीं व्यक्तिगत हितों में। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये दे दिया कि आर्थिक व्यवस्था आपको करनी है, आपको ये प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, तो वो समाज में लगाएगा, ना कि कोई व्यक्तिगत हितों को देखकर। तो उसका प्रयोग यानी आर्थिक साधनों का प्रयोग सामाजिक हित में किया जाए। उसके बाद क्या है कि जो हमारे आर्थिक संसाधन हैं उनका केंद्रीकरण नहीं हो, मतलब कोई एक व्यक्ति के पास, एक संस्था के पास या केंद्र के पास जो है जाकर इकट्ठा ना हो, उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी केंद्र में और राज्य में और स्थानीय सरकारों में उसका विभाजन किया जाए। उसके बाद क्या है कि जो स्त्री पुरुष हैं उनको आजीविका के समान साधन उपलब्ध होते हैं, तो उसके साथ उनको समान कार्य के लिए समान वेतन भी दिया जाए। मान लो ये एक व्यक्ति कांस्टेबल के पोस्ट पे, चाहे वो महिला और पुरुष है, तो कांस्टेबल का वेतन दोनों को समान मिलना चाहिए। उसके बाद क्या है कि स्त्री पुरुषों के स्वास्थ्य और शक्ति की भी जांच की जानी चाहिए। साथ में क्या है कि उनके साथ जो छोटे बालक रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उन बच्चों को की भी क्या है कि उनके स्वास्थ्य की जांच की जानी चाहिए। और लास्ट में क्या है कि बालकों के स्वास्थ्य, बालकों को जो है, जो साथ में जाते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं जो अपने बच्चों को साथ लेके जाते हैं, तो उनके बच्चों के लिए जो है एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण भी किया जाना चाहिए। कि कई जगह आप देखते हो, जैसे मान लो कि कंपनी या कई जगह पर जब बच्चों को रखने के लिए कुछ व्यवस्थाएं कर दी जाती है, झूले वगैरह लगा ले जाते, पालने वगैरह की व्यवस्था कर दी जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि बालकों के लिए एक स्वस्थ वातावरण जो है वो उत्पन्न किया जा रहा है। अब आता है हमारा 40 अनुच्छेद 40 जो है उसमें ग्राम पंचायतों का संगठन, कि हमें ग्राम पंचायतें जो हैं वो किस स्तर पर कैसे संगठित करनी है। और 41 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी स्टूडेंट्स आपसे ये पूछा जाता है कि मैच करवा लिया जाता है कि आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 38 में क्या है, आर्टिकल 36 में क्या है, पूछ लिया जाता है। तो 36 जैसे मैंने राज्य के संबंधित आपको बताया था, 37 जो मैंने आपको बताया था न्यायिक पुनरावलोकन, 38 बताया था मैंने, क्या बताया था, लोक कल्याणकारी राज, 39 मैंने क्या बताया था, 39 में मैंने बताया था कि स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद यानी कि 40 जो हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित है, और 41 हमारा कि कुछ अवस्थाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कि कुछ ऐसी विशेष अवस्थाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति को क्या, काम पाने की, यानी उसको काम नहीं मिलता, उसकी स्थिति खराब है तो काम पाने का अधिकार रखता है, शिक्षा भी वो पा सकता है। और उसके बाद और क्या है, लोक सहायता, जैसे मान लो वृद्ध हैं, बीमार हैं, जिनके पास सहायता का और कोई सहारा नहीं है, तो वो जो है वृद्ध और बीमार व्यक्ति जो है वो लोक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी कि 41 तक जो है हमारे हो चुके हैं, और अगला हम आगे कर रहे हैं। 40 हमने देखा था कि हमारी पंचायत जो होती हैं उन पंचायतों का संगठन कैसे होता है, ठीक है। यानी अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायतों के संगठन में, यानी पंचायतों को कैसे संगठित किया जाता है इससे संबंधित है। यानी आपसे जब भी पूछा जाएगा अनुच्छेद 40 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो अनुच्छेद 40 पूछा ही जाता है, आप इसको लगा लें। क्योंकि अनुच्छेद 40 में जो है, जो हमारी पंचायतों की व्यवस्था जो है वो कैसी है उसमें है। 41 जो है, 41 में क्या है, 41 में है कि काम के लिए, शिक्षा के लिए और जो असहाय व्यक्ति हैं उनकी सहायता के लिए राज्य क्या करता है, कुछ सहायता करता है। यानी कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको कार्य नहीं मिलता है, जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, या फिर ऐसे वृद्ध या बीमार या अपंग व्यक्ति जो क्या हैं, काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए राज्य क्या करता है, सहायता करता है। ऐसा किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 41 में। अब आगे आता है अनुच्छेद 42। तो 42 अब क्या करेगा, जब हम वृद्ध और असहाय व्यक्तियों तक पहुंच ही गए तो उसके बाद तो वैसी स्थितियों में हम रहेंगे। तो यानी 42 जो हमारा है, यानी जो श्रमिक वर्ग हमारा है, मजदूर वर्ग हमारा है, जो कर्मकार हैं, उनके संबंध में है कि जो हमारे श्रमिक हैं, उन श्रमिक वर्ग को जो वो कार्य करते हैं उस कार्य के बदौलत उन्हें उचित आजीविका प्राप्त होनी चाहिए। यानी जो श्रमिक कार्य करता है तो वो जो कार्य करता है उस कार्य की बदौलत उसे क्या है,
पर्याप्त पैसे मिलने चाहिए ताकि अपने जीविका का क्या कर सके, वो निर्वहन कर सके। तो यानी कार्य के बदले में जो पैसे मिलते हैं उसको हम उसको आजीविका कहते हैं, उसके जो जिससे वो आजीविका चलाता है। तो यही है 42 जो है वो है काम की न्याय संगतता, कि जब काम व्यक्ति को मिलता है तो उसको जो है न्याय संगत उससे काम करवाया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5 घंटे किसी काम को करवाने के हैं तो 5 घंटे ही काम करवाना चाहिए, 6 घंटे ही काम करवाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 5 घंटे उसको बोला और उससे आप 12 घंटे कार्य करवा रहे हो, तो वो न्याय संगत नहीं होगा। तो कार्य की न्याय संगतता यानी जितना काम हमने उसको सौंपा है, जितने पैसों के बदौलत उतना ही कार्य उसमें होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है उस कार्य को करने में। मान लीजिए कुछ व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, लेकिन वो जो है वो शारीरिक श्रम नहीं कर सकते हैं, मानसिक श्रम वो कर सकते हैं। तो फिर वो जो शारीरिक श्रम कर ही नहीं सकते तो हम उसे शारीरिक श्रम वाला कार्य नहीं करवा सकते। यानी पहले तो हम जो है वो क्या देखेंगे कि उसकी जो काम है वो न्याय संगत है या नहीं है। दूसरा है उस कार्य को करने की उसकी मानसिकता, जो मनोदशा है, मानसिक स्थिति वो कैसी है, उस आधार पर। और तीसरा क्या है कि ऐसी स्त्रियां जो कार्य में लगी हुई हैं लेकिन वो प्रसूत हैं, तो यानी उनके बच्चे होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो उनको भी कुछ रियायत दी जानी चाहिए, उनको भी कुछ छुट्टियां दी जानी चाहिए ताकि आगे जो है वो अपना कार्य कर सके। पहले क्या था, ऐसे होता था कि कोई महिला यदि कार्य करती है, कार्य करते समय यदि उसके बीच में बच्चा होता है तो उसके बीच में जो छुट्टियां लेती है उनके पैसे उसको नहीं मिलते थे या काम से हटा दिया जाता था। लेकिन जब से हमारे नीति निर्देशक तत्व आए हैं उसमें ये राज्य ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोई भी महिला जहाँ काम करती है, लंबे समय से काम कर रही है और यदि उसके बच्चा हो जाता है तो उसके बीच की जो छुट्टियां होती हैं उसकी, वो छुट्टियां उसको मिलनी चाहिए, उसका मानदेय जो है उसका पेमेंट उसको मिलना चाहिए। कई बार पूछा गया है, यानी 3 चीज़ें इसमें हैं। पहली तो क्या है कि काम जो है वो न्याय संगत हो 42 में। दूसरा क्या है कि काम तो न्याय संगत होगा, उसके साथ साथ ये है कि उस काम करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है, मनोदशा कैसी है, वो उस कार्य को करने में सक्षम है या नहीं है। और तीसरी जो है वो होती है कि जो प्रेग्नेंट स्त्रियां होती हैं, लेडी होती हैं, तो बच्चा पैदा होने के बाद, प्रसूता के बाद जो टाइम होता है उस टाइम में उनको पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए ताकि आगे उनको कोई दिक्कत नहीं आए। यानी ये 42 बोलता है हमारा। 41 में तो काम से संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था, वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित था। 42 जो है वो महिलाओं से संबंधित है, फिर काम से संबंधित है, और काम के साथ साथ क्या है उसकी मनोदशा कैसी है। यानी बात यही है कि जो कार्य करने वाले हैं उनसे संबंधित हैं हमारे 41, 42 और 43 आर्टिकल। ठीक है। अब 43 में क्या आएगा, 43 क्या कहता है कि जो कार्य करते हैं, चाहे वो श्रमिक हो चाहे वो मजदूर वर्ग हो, उनको क्या निर्वहन मजदूरी कि उनको पर्याप्त मजदूरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे काम करवा ले और उससे पर्याप्त मजदूरी नहीं दी जाए। ये किस में कहा गया है, 43 में कहा गए हैं। फिर 44 में 43 क्या और जोड़ दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। स्टूडेंट्स अभी जो हैं हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें काफ़ी हमारे मतलब 7 से 8 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। जैसे मैंने अभी 43 कै लिखा है, ऐसे 43 ख भी है, 38 भी है, 39 कै भी है। तो इस तरह से 48 कै भी है। तो इस तरह से बहुत सारे जोड़े गए हमारे संविधान में, लेकिन मैं अभी इनके साथ नहीं है उसको अरेंज कर रही हूँ। क्योंकि अभी हम जो है ये सारे 51 तक पढ़ेंगे और 51 के बाद मैं आपको लिखवाऊंगी कि 42वें संविधान संशोधन से ये 4-5 जोड़े गए हैं, 44वें संविधान संशोधन में ये जोड़े गए हैं, 86वें संविधान संशोधन में ये परिवर्तन किया गया है और 97वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है। तब आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा वो कि नीति निर्देशक तत्व में 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो आपका वो आंसर जो है वो अलग होगा। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि हम तो कंफ्यूज हो गए, हमें तो मालूम नहीं था कौन सा जोड़ा गया कौन सा नहीं जोड़ा गया। तो ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ आपको, ये तो हैं हमारे मूल संविधान में, जब हमारा संविधान लागू हुआ था और संविधान में जब नीति निर्देशक तत्व दिए गए थे वो हैं।
लेकिन समय के अनुसार क्या है, हमारा लोक कल्याणकारी देश है, लोक कल्याणकारी देश है तो व्यक्ति और समाज की आवश्यकताएं धीरे धीरे बदलती रहती है। तो उसके अनुसार इसमें कुछ चीज़ें बदल दी गई हैं, कुछ जोड़ दी गई हैं, कुछ कम कर दी गई हैं। और वो सारी चीज़ें कैसे होती है, संविधान संशोधन के द्वारा। तो मैं बता रही हूँ आपको 43 का जो है, 43 क्या क्या कहता है कि जो कर्मचारी है, जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, और उसमें जो सक्सेस व्यक्ति है वो जो है वो क्या कर सकता है, उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी निभा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कार्य अच्छे से कर पाता है, वो हर चीज़ को जानता है, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं है कि वो खुद का उद्योग लगा सके, तो जिस उद्योग में वो कार्य करता है उस उद्योग में प्रबंध में उसकी भागीदारी हो सकती है। अगला है 44, इम्पोर्टेंट है ये बहुत, जैसे मैंने 40 आपको बोला था पंचायत राज से संबंधित है, वैसे मैं 44 भी आपको बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यानी सभी नागरिक जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके लिए एक समान संहिता, समान कोड जारी कर दिए जाएंगे और वो कोड सभी नागरिकों पर लागू होंगे। तो समान सिविल संहिता जो है, यानी जो भी हमारे देश के नागरिक होंगे उन सभी पर जो है समान सिविल संहिता जो है वो लागू की जाएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 45। 45 क्या कहता है, क्या कहता था, पहले कहता था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको राज्य द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, लेकिन अब इस चीज़ को परिवर्तित कर दिया गया है। वर्तमान में क्या है, 45 में वर्तमान में क्या है कि 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 6 वर्ष तक के जो छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के बाल्यावस्था और उनकी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो राज्य करेगा। यानी 6 वर्ष तक के बच्चों की जो व्यवस्था है वो कौन करेगा, राज्य करेगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी व्यवस्था जो करेगा वो माता पिता करेंगे। ठीक है, तो यही है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए बाल्य व्यवस्था में देख रेख एवं शिक्षा का जो उपबंध है वो राज्य द्वारा क्या किया जाएगा, करवाया जाएगा। आप खुद भी देखते हैं, आपके आसपास आंगनबाड़ी केंद्र होंगे तो छोटे बच्चे उन आंगनबाड़ी केंद्रों में जाते हैं पढ़ने के लिए, जाते नहीं जाते? वो आंगनबाड़ी केंद्र किसके हैं, राज्य सरकार के ही तो होते हैं वो। तो इसका मतलब ये है कि 6 वर्ष तक जो शिक्षा है वो राज्य द्वारा वो उसका उपबंध करता है। उसके बाद जो है 46वां संविधान, जो 46वां आर्टिकल जो हमारा है, अनुच्छेद जो हमारा है 46वां, तो इस 46वें आर्टिकल में क्या आएगा कि जो हमारी ST SC जिसको हम बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, और उसके अलावा तीसरा वर्ग जिसको हम क्या बोलते हैं, दुर्बल वर्ग, यानी ऐसा वर्ग जो क्या पिछड़ा हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम बोलते हैं वही वर्ग, लेकिन यहाँ पे जो अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द नहीं दिया गया है, यहाँ पे यही वर्ड दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 46 में उल्लेखित है, तो आप बोलेंगे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्ग के लिए क्या करता है राज्य, शिक्षा और अर्थ का उपबंध करता है। यानी SC ST और समाज के और जो वर्ग हैं, जो गरीब हैं, उनको राज्य क्या करता है, शिक्षा देता है, शिक्षा की व्यवस्था करता है और आर्थिक रूप से भी उनकी सहायता करता है, जैसे स्कॉलरशिप वगैरह देते हैं ना, वो चीज़। उसके अलावा यानी कि 46 में SC ST और जो हमारे समाज के जो कमज़ोर वर्ग है उस कमज़ोर के लिए उपबंध करता है। उसके 47 में क्या है कि जो हमारे समाज के जो लोग होंगे, हमारे देश के जो लोग होंगे, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। और जीवन स्तर को ऊपर कैसे उठाया जाएगा, जब वो स्वस्थ होंगे। यही तो होता है, जब आप स्वस्थ होंगे जब भी तो हमारा जीवन स्तर ऊपर होगा। जब हम स्वस्थ ही नहीं होंगे तो जीवन स्तर कहाँ से उठेगा, उठ ही नहीं पाएगा, हम कुछ कार्य ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या बोला उन्होंने कि पोषाहार स्तर, यानी जो हम खाना खाते हैं उसके स्तर को बढ़ाया जाए, उसमें अच्छा खाना, पौष्टिक खाना क्या है, जोड़ा जाए, एवं जीवन का जो हमारा स्तर है उस जीवन के स्तर को क्या किया जाए, ऊंचा बढ़ाया जाए। तथा लोक स्वास्थ्य और सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है कि राज्य को ये ध्यान रखना है, जब हम पोषाहार बढ़ाएंगे, हमें अच्छा खाना पीना मिलेगा, उसके साथ ही क्या है, हमारा जीवन स्तर सुधरेगा,
उसके लिए राज्य को क्या करना है कि लोक स्वास्थ्य और सुधार जो है वो व्यवस्था करे। वो कैसे करे कि जैसे हमारे शराब बिक्री है उसकी बिक्री को बंद करे, क्योंकि शराब से अल्कोहल जब लेता है तो स्वास्थ्य पे प्रभाव गलत पड़ता है। उसके अलावा जैसे नशीली चीज़ें लेते हैं उससे स्वास्थ्य पे प्रभाव खराब पड़ता है। इसके अलावा जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं और उनमें गुणवत्ता नहीं है फिर भी हम उन चीज़ों को खाते हैं तो उनमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए। तभी हमारा पोषाहार स्तर जो है, जो खाने का स्तर है वो सुधरेगा, जीवन स्तर सुधरेगा और इसके लिए क्या होंगे, सब लोग हम स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ के लिए हमें क्या होगा कि जो ऐसी चीज़ें जिनमें क्या होता है जैसे कि नशीले पदार्थ हैं या फिर जिनमें पोषक तत्व कम है वो चीज़ें खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य को हानि होगी। तो राज्य को इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हमारे कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, 47 याद रखना है। यानी 46 हमारा SC ST और जो कमज़ोर वर्ग है उससे संबंधित है। की पॉइंट पकड़ने हैं आपको सिर्फ। उसके अलावा जो 47 है वो हमारे पोषाहार स्तर को और जीवन स्तर को सुधारेगा। कैसे सुधारेगा, क्योंकि जीवन स्तर हमारा तभी सुधरता है जब हम स्वस्थ होंगे। स्वस्थ होंगे जब ही तो जीवन का स्तर सुधरेगा हमारा। मान लीजिए हम स्वस्थ ही नहीं, हम कमा ही नहीं सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर जीवन स्तर कहाँ से सुधरेगा, नहीं सुधरेगा। उसके अलावा जो है 48 जो है वो है कि कृषि एवं पशुपालन संगठन, यानी कि हमारी जो कृषि व्यवस्था है उसमें आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाए, नई नई मशीनों का प्रयोग किया जाए तो वो सुधरेगी कृषि व्यवस्था। उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा तो पोषाहार अधिक मिलेगा, पोषाहार अधिक मिलेगा, देश में स्वस्थ लोग होंगे। दूसरे से जुड़ी हुई ना इंटरलिंक चीज़ें। उसके अलावा क्या कहता है कि जो हमारा जो पशुपालन है उसके स्तर को भी सुधारा जाए, उसको भी संगठित किया जाए। तो पशुपालन स्तर कैसे सुधरेगा कि हमें हाईब्रिड के जो हैं वो पशु पैदा करने हैं, अच्छी नस्ल के पशु। और अच्छी नस्ल के पशु के लिए जैसे हम अच्छी गाय की नस्ल लेंगे, अच्छे सांड की नस्ल लेंगे, तो यानी उनका जो स्तर है, यानी अच्छी नस्ल के जो पशु लेंगे और उनसे हमें हाईब्रिड की जो है पशु पैदा करने हैं ताकि उनकी दूध की उत्पादकता, उसमें कैलोरी की मात्रा, ये सारी मात्रा क्या होती जाएं, बढ़ती चली जाएं। साथ में पशुवध जो है उस पर क्या लगाया जाए, रोक लगाया जाए। तो यानी हमारा जो था 48 यानी कृषि और पशुपालन, यानी कृषि के स्तर को तो हम सुधारेंगे ही, साथ में जो हमारा पशुपालन स्तर है उसको भी हम सुधारेंगे ताकि हमें अच्छा दूध मिल सके, अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सके, उससे हमारा स्वास्थ्य क्या होगा, सुधरेगा। तो ये थे हमारे 48 तक। यानी अगला हमारा है 49 आर्टिकल। और 49 आर्टिकल में क्या है कि जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं वो, जो वस्तुएं हैं वो, और साथ में क्या स्थान, यानी ऐसे स्थान जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के घूमने वगैरह के जो स्थान हैं वो, इन सब के लिए क्या होगा, संरक्षण। यानी 49 जो हमारा अनुच्छेद है उस 49 अनुच्छेद में राष्ट्रीय स्मारकों के साथ में वस्तु और स्थान, तीन चीज़ें हैं, स्मारक, वस्तु, स्थान, इन सब का क्या होगा, संरक्षण। यानी वस्तु, स्थान और जो है स्मारक जो है, इन तीनों का क्या किया जाएगा, इन तीनों के लिए संरक्षण की व्यवस्था जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। फिर आता है 50, और 50 में क्या दिया गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, कि जो है कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। उसके बाद जो है हमारा इम्पोर्टेंट है दोनों ही, 41 जो है, 50 भी हमारा इम्पोर्टेंट है, 51 भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। यदि नीति निर्देशक तत्वों में पूछे जाते हैं तो 4-5 आर्टिकल हैं जो हमसे पूछे जाते हैं बार बार में। जैसे मैंने अभी बताया आपको 40 है, 44 है, 39A है, उसके अलावा जो है 50 है, 51 है। ये ऐसे आर्टिकल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान भी दे लिया करो, क्योंकि जब मैं बताती हूँ तो उस समय हो सकता है कि सरस्वती मेरे जवान पे हो, चीज़ें सही हो जाती हैं, तो आपके एग्ज़ाम में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। उसके अलावा जो है यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो 50 में है। 51 जो है, 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी हमारी जो विदेश नीति है उसका आधार ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की हमें क्या करनी है, वृद्धि करनी है, अभिवृद्धि करनी है।
और उसमें जो है 51 में जो है वो 4 चीज़ें जोड़ी गई हैं, 4 चीज़ें हमें बताई गई हैं। क्या क्या हैं? एक तो हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है भाई। दूसरी जो है कि राष्ट्रों के बीच जो संबंध हैं वो कैसे हो, न्याय संगत और सम्मानपूर्ण होने चाहिए। जो देशों के बीच में आपसे संबंध होते हैं वो अच्छे संबंध हमारे होने चाहिए, कहीं भी दगाबाजी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान हमें कुछ कह देता है, चाइना हमें कुछ कह देता है और पीछे से कुछ कर देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यायपूर्ण होना चाहिए कि ये चीज़ है तो है, और सम्मानपूर्ण भी होना चाहिए, उनका सम्मान भी होना चाहिए। तीसरी जो है बेटा वो तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, अंतर्राष्ट्रीय जो विधि हैं और जिन देशों के साथ हमारे जो समझौते होते हैं, ठीक है, संधि समझौते होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि समझौतों का भी हमें सम्मान करना चाहिए। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून, यानी हर देश को अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो संधि समझौते हैं उनका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और लास्ट है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जैसे विवाद होते हैं, अभी जैसे यूक्रेन और रूस का विवाद चल रहा है नाटो को लेकर, तो इस तरह के जो विवाद हैं इन विवादों को पंच निर्णय, इन 5 देशों के निर्णय के आधार पर क्या कर देना चाहिए, उनका समाधान कर देना चाहिए। तो ये 5 चीज़ें थी, 4 चीज़ें थी। एक पंच निर्णय था, लास्ट में विधि और संधि के प्रति सम्मान था। उसके अलावा जो है हमारे जो संबंध न्याय संगत होने चाहिए, और न्याय संगत के साथ क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा होनी चाहिए। 51 ही है हमारे, मैंने आपको बताया भी था कि जब हम नीति निर्देशक तत्व की बात करते हैं तो नीति निर्देशक तत्व जो हमारे हैं वो 36 से लेके 51 तक जो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट बता दिए हैं। अब कुछ नई चीज़ें हैं जो हमारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी हैं, कुछ हटके भी हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, यानी संशोधन के द्वारा क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं संविधान में, नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें क्या क्या जोड़ा गया है। तो एक संशोधन हुआ था हमारा 42वां संविधान संशोधन। तो उस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया, एक तो जोड़ा गया था 39A, क्या है, निःशुल्क विधिक सहायता, यानी 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें क्या जोड़ा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कानून की सहायता जो है वो कैसे होना चाहिए, बिना पैसे टके के निःशुल्क होनी चाहिए। और ये 39A है आर्टिकल, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा है 39F। अब 39F में क्या है, F में जोड़ा गया है कि जो हमारे बच्चे होते हैं, जब व्यक्ति कार्य करने जाता है और उसके साथ जो बच्चे जाते हैं, उन बच्चों के लिए भी कैसा वातावरण होना चाहिए, उचित वातावरण जो है वहाँ पे होना चाहिए। उसके अलावा जो है 43A, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि जो हमारे कर्मकार हैं, जो हमारा श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसको भी उद्योगों के प्रबंध में भूमिका देनी चाहिए। उसके अलावा अगला है 48A। 48A में क्या है कि जो हमारे वन हैं और जो हमारा पर्यावरण है उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये 4 आर्टिकल्स हैं जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, ध्यान रखना है। 39A, 39F, 43A और 48A, 4 हो गए ना, 43, 48 और 39 में 2 हैं, एक A है और एक F है। तो ये जो थे यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अब कुछ और हैं जो अगले संशोधनों के द्वारा जोड़े जाएंगे। यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने 4 आर्टिकल्स जोड़े हैं। अब हम बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो जोड़े गए नीति निर्देशक तत्व हैं कौन से हैं, वो 38(2), ठीक है, 38(2) जोड़ा गए हैं। और इसमें क्या जोड़ा गया है कि आय की समानता को राज्य क्या कर, असमानता को राज्य क्या करेगा, कम करेगा। कि हमारी जो आय में असमानता है, कुछ लोग बहुत पैसे कमाते हैं, कुछ को बहुत कम मिलते हैं, तो उस असमानता को राज्य क्या करेगा, कम करने का प्रयास करेगा। 38 में बदलाव करा गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। वो क्या है, आय में जो असमानता है उस असमानता को क्या करेगा, राज्य कम करेगा। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। और इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था कि पहले क्या था, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 से पहले था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा और उनके पालन पोषण की जो व्यवस्था करेगी वो राज्य करेगा, सिर्फ 6 वर्ष तक।
0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का पालन पोषण और ये व्यवस्था कौन करेगा? क्योंकि आप देखते भी हैं जैसे हमारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे आंगनबाड़ी, यानी कि 38वां जो हमारा था उसमें क्या है कि जो आय की असमानता उसको राज्य कम करेगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या परिवर्तन कर दिया गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को जो है उसका पालन पोषण, उसकी शिक्षा की व्यवस्था जो है वो राज्य करेगा। उसके अलावा जो है एक संशोधन और हुआ था 97 में, 97वां संविधान संशोधन 2012 में हुआ था, और उसमें क्या होगा, यानी 43B 43A तो हमने 42वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया है, और 43B जो है वो हमने 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया गया है, जिसमें क्या होगा कि जो हमारी सहकारी समितियां हैं उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। सहकारी समिति कौन सी होती हैं? ऐसी समितियां जिसमें सरकार और निजी व्यक्ति मिलकर चलाते हैं, ठीक है। यानी सरकार का होता है कुछ पार्ट और कुछ निजी का होता है, तो उनको हम बोलते हैं सहकारी समिति। उसके अलावा जैसे क्वेश्चन है कि मनरेगा जो है, मनरेगा जो हमारा है वो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है मनरेगा, तो ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है? तो मनरेगा जो हमारा है वो अनुच्छेद 41 से संबंधित। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा गया पहले कि मनरेगा का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, तो मनरेगा का संबंध हमारे 41 में है। 41 में क्या है? 41 में काम का, शिक्षा का और सहायता का, 3 चीज़ें थी ना, तो उसी में काम दे रहे हैं ना आपको मनरेगा, तो ये काम का अधिकार जो काम जो है, काम की व्यवस्था जो नीति निर्देशक तत्व है ये, और अनुच्छेद 41 में हमारा नीति निर्देशक तत्व के रूप में इसे जोड़ा गया है। उसके अलावा है कि कुछ इसकी आलोचनाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, कुछ विचारकों ने इसमें कमियां भी निकाली हैं। उनमें कौन कौन है? एक केटी साहा हैं। केटी साहा ने कहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व क्या है? अतिरिक्त कर्मकांड, यानी इनकी जरूरत नहीं थी। हम फालतू में जो पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती है वो है ये चीज़, इनकी जरूरत ही नहीं है, तो इसको अतिरिक्त कर्मकांड कहा है केटी साहा ने। दूसरा केटी साहा ने क्या कहा है कि एक चेक है जिसका भुगतान कैसे होता है? बैंक के संसाधनों के द्वारा किया जाता है। एक चेक है, ये ब्लैंक चेक है, और इस चेक का जो हमें भुगतान करते हैं तो बैंक करता है अपने संसाधनों के द्वारा। उसके अलावा जो है केटी कृष्णमाचारी जो एक हैं, जिन्होंने क्या कहा है कि हमारी भावनाओं का स्थायी कटघराई, जो हमारी भावनाएं हैं उन भावनाओं का स्थायी कटघरा है, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। और लास्ट केसी विहर जो हैं, केसी विहर क्या बोलते हैं इसको? केसी विहर ने कहा है कि ये लक्ष्य और आकांक्षाओं के घोषणा पत्र हैं, कि वैसे हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, एक घोषणाएं कर दी है, उनका क्या है ये लक्ष्य और आकांक्षाएं, जो हमारी इच्छाएं हैं उनका क्या है? घोषणा पत्र है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, यदि हम आलोचक देखें इनके, तो साहा का जरूर आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि अतिरिक्त कर्मकांड जो है, उसके अलावा एक चेक के रूप में भी है। कृष्णमाचार्य जो भावनाओं का स्थायी कटघरा याद कर लेना, किसका है कटघरा? तो कटघरे में कौन खड़ा करता है? कृष्णमाचार्य खड़ा करता है कटघरे में आपको ले जाके। और केसी विहर क्या कहते हैं? लक्ष्य और आकांक्षाएं जो हमारी हैं उसका क्या है? ये घोषणा पत्र है। यानी आज जो है हमारे नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो पूरे हुए हैं। इनको अच्छे से पढ़ना है, आप लोगों को रिवीजन करना है, 2-3 बार रिपीट करना है, उसके बाद शायद से आपके इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। धन्यवाद।